3 राज्यों में आपकी शानदार जीत हुई। वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि कहीं न कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो खींचातानी देखने को मिला है, जिसकी वजह से राजस्थान का चुनाव हारे। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात केवल राजस्थान की नहीं है, बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की है। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे और ख़ास करके राजस्थान की भी अगर बात करेंगे, तो विगत कई वर्षों में आपने देखा होगा कि जब कभी भी कांग्रेस सत्ता में रही, उसने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कभी भी कार्य नहीं किया। खास करके आदिवासी क्षेत्र जो कि उपेक्षित रहे, और आदिवासी क्षेत्र कहने का मतलब, जैसे अगर मध्य प्रदेश की अगर आप बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश को 6 भागों में प्रांतों में विभाजित करके अगर आप देखें, तो मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि, महाकौशल आदि क्षेत्र आते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी चुनौतियां रहीं, और प्रत्येक क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र से आने वाली जो माताएं बहनें हैं, उन माताओं बहनों के लिए अगर किसी ने कार्य किया, उन माताओं बहनों के लिए किसी ने सोचा, तो वो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने देखा होगा कि लाडली बहना बहना योजना के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से, मातृत्व वंदन योजना के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच में पहुंच रही है। अब राजनीतिक रूप से अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अगर आप बात करते हैं, तो राजस्थान में आपने हमेशा देखा होगा कि अभी आने वाले दिनों में जिस प्रकार से हिंदू सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले लोगों का जिस प्रकार से दोहन जो है, वो राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था, और राजस्थान में जिस प्रकार से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस प्रकार से सनातन संस्कृति और सनातन मान्यताओं में विश्वास करने वाले लोगों को हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदू सभ्यता और हिंदू जाति से आने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को दबाया जा रहा था, इसका परिणाम निकल करके आया। अगर बात की जाए तो हमेशा से भाजपा अगर कहीं भी सत्ता में आती है तो ये सस्पेंस बरकरार रहता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होंगे। क्या पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में हो या फिर मध्य प्रदेश में, वही रहेंगे या फिर बदले जा सकते हैं? क्या लगता है देखिए, आपको? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को तय करता है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। परंतु हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारा एक विजन है। हम उस विजन के तहत कार्य करते हैं। हमारा विजन है अंत्योदय को आगे बढ़ाए, अंत्योदय का, यानी अंतिम पायदान पर बैठा बैठा हुआ व्यक्ति, जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुन पा रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से जो लोग भी सुन पा रहे हैं, उनसे सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि जिनको भी लगता है कि उनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, उनकी आवाज़ को पहुंचाने का काम अगर कोई करता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में G20 का बड़ा मंच जो है वो भारत में लगा था, और G20 के मंच पे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, तो अफ्रीका के जो 55 राष्ट्र हैं वो सबसे ज़्यादा उपेक्षित थे। उन उपेक्षित देशों का जो समूह है, अर्थात 55 देशों के समूह को, अफ्रीकन यूनियन को G20 के मंच पे बैठाने का अगर किसी ने कार्य किया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यानी वैश्विक स्तर पर जो बातें हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी महाउपनिषद के शब्द वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाते हुए देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, मजहब, समाज से आने वाला व्यक्ति है, जो भारत की भूमि में जन्मा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति उनसे स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, और उनमें विश्वास रखता है। कोरोना काल में आपने देखा कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया, देश में विभिन्न अनाज की जो योजनाएं चल रही थी, हमारे FCI के गोदाम कुल एक वर्ष में जितना अनाज संपूर्ण देश के द्वारा उपयोग किया जा सकता है, उससे 2 गुना ज़्यादा अनाज जो है वो हमारे FCI के गोदामों में थे। उन अनाजों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। अब ये इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, इन्हें तो ये बातें समझ में नहीं आती हैं। लालू जी
अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार में इंडी अलायंस का एक मंच सजा था और उस मंच पर लालू जी ने अगर बात की तो वो बात राहुल गांधी जी के विवाह की थी और उसके बाद वो राहुल गांधी जी को मटन बनाना सिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से लालू जी ने बता दिया कि आप जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर जो नफ़रत का पैकेज बांट रहे हैं अलग अलग राज्यों में घूम करके, ये पैकेज जो है ये समाप्त हो चुका है। अब आप मटन का दुकान चलाइए, आपकी राजनीतिक काबिलियत जो है वो समाप्त हो चुकी है। ये इंडी अलायंस ने स्वयं उन्हें बता दिया। ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग और नफरत की नीति पर सत्ता चलाने वाले लोगों का अहंकार जो है वो अगर कोई किसी ने तोड़ा तो 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा और निश्चय ही आने वाले 2024 में भी आप देखेंगे कि विशाल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुत्व के बनेगी। एजेंडे को आप लोग आगे लेकर के चलते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में भी आप बालकनाथ को भी शायद मुख्यमंत्री बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, अगर हिंदुत्व की बात करेंगे तो ये देश जो है वो संविधान से चलने वाला है, परंतु संविधान के अलावा भी हमारी अपनी धार्मिक आस्थाएं होती हैं। एक बहुत बड़ा तबका इस देश में सनातन संस्कृति और सनातन मान्यताओं में विश्वास रखने वाला है। अगर सनातन संस्कृति और सनातन मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोगों का हम सम्मान करते हैं और स्वयं सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं तो इसमें क्या गलत है। हमारे देवी देवता, हमारे हमारा जो जीवन जीने की जो परंपरा है, आदर्श है, विचार है, संस्कार है, ये सब तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्श और विचारों का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं हम वेदों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम पुराणों में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो अगर हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं तो इसमें गलत क्या है। हम इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर हम देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, हम विविधता में बसे हुए भारतवर्ष को एकजुटता के धागों में पिरोने की बात करते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है कि 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद इंडिया गठबंधन बिखर जाएगी, टूट जाएगी? देखिए, एक भ्रम की स्थिति होती है। इंडिया शब्द जो है सबसे पहले तो ये गलत है, ये इंडी अलायंस है और इंडी अलायंस जो है ये भ्रम की स्थिति है। इस भ्रम की स्थिति में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी, एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाला व्यक्ति है। ये इंडी अलायंस जो है, जब बाढ़ आता है तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो एक ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो भ्रष्टाचारियों की जमात जो है वो एक ही पेड़ पे चढ़ी हुई है और उस पेड़ का नाम है, उस सूखे हुए वृक्ष का नाम है इंडी अलायंस। तो ये उस प्रकार का अलायंस बना के इन्होंने रखा हुआ है, भ्रष्टाचारियों की जमात है। परंतु बात पुनः जब विकास की होती है और बात अभी हाल ही में अभी आपने पूछा हिंदुत्व की बात की, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि एक मान्यता है कि जब हम अपनी विविधताओं में, अपनी धार्मिक आस्थाओं में और अपनी कला एवं संस्कृति में विश्वास करते हैं, तभी तो हम अपने देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं, तरक्की के राह पर लेकर के आगे चल सकते हैं। तो हमारा देश सनातन मान्यताओं पर बसा हुआ है और हम सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं अगर हम इसे प्रोत्साहित करते हैं तो इसमें गलत क्या है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की नीति केवल इस बात को कहीं ना कहीं, ये जो लोग हैं कांग्रेस में, जो लोग हैं और कांग्रेस जब भी सरकार में रही, आतंकी मानसिकता का सबसे ज़्यादा देश में आपने देखा होगा कि प्रादुर्भाव हुआ। प्रत्येक राज्य में जब कभी भी हिंदू त्यौहार होते थे तो उन हिंदू त्योहारों में आपने देखा होगा कि प्रायः बॉम्ब विस्फोट हुआ करते थे सड़कों पर। हालांकि उसमें केवल हिंदू ही नहीं मारे जाते थे, उसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग जो हैं उनकी भी मृत्यु होती थी। परंतु सिर्फ एक धर्म को और एक प्रकार के लोगों को, खास करके मैं धार्मिक विषयों की बात नहीं करूंगा, आतंकी मानसिकता के लोगों को सिर्फ धार्मिक तुष्टीकरण के नाम पर अगर किसी ने प्रश्रय दिया तो वो कांग्रेस पार्टी है। धन्यवाद।